बहुजन समाज पार्टी के भी दिन और नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे। एक तो पार्टी ना उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाई चुनाव में और ना अब हरियाणा में कर पाई, और दूसरा ये कि जिसको मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया वो भी परिणाम नहीं दे पा रहा जमीन पर। हरियाणा में बड़ी उम्मीद थी बीएसपी को, इसलिए आकाश आनंद को फ्री हैंड दिया गया, संसाधन दिए बहन जी ने कि भाई हरियाणा में कुछ करके दिखाओ। इनेलो से गठबंधन हुआ कि चलो अब आगे बढ़ो, लेकिन परिणाम नहीं आया। बीएसपी का हाथी बैठा था तो बैठा ही रहा, हिला भी नहीं। 2% वोट भी हरियाणा में नहीं जुटा पाई बहुजन समाज पार्टी। अब ये दूसरी कोशिश थी आकाश आनंद को लॉन्च करने की बीएसपी की। पहली कोशिश उत्तर प्रदेश में हुई थी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, जब बहन जी ने उन आकाश को एक बड़ा औरा दे दिया था। अचानक से कहा था मेरा उत्तराधिकारी है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है और सब कुछ यही है मेरे बाद। उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर धुआंधार रैलियां की आकाश ने, तूफानी इंटरव्यू दे डाले देश भर के तमाम अखबारों को, चैनलों को। वो वैसे इंटरव्यू दे डाले, उस सीरीज के इंटरव्यू दे डाले जैसे शायद मायावती जी ने भी नहीं दिए। लेकिन अचानक से बहन जी को लगा कि नहीं, भतीजा अभी मैच्योर नहीं हुआ, और बहन जी ने आकाश को वापस बुला लिया। आकाश को कहा लैंडिंग करो। आकाश लैंड हो गया। उन्होंने कहा अंदर आओ। उत्तर प्रदेश का चुनाव निपट गया। आकाश फिर बाहर नहीं निकले। फिर इस घटना के ठीक 47 दिन बाद अचानक से बहन जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि अब मुझे लगता है कि 47 दिनों के भीतर आकाश परिपक्व हो गया है। इस बात पर भी बड़ा हंगामा मचा कि 47 दिन में कौन सा च्यवनप्राश खा के कोई परिपक्व हो सकता है अपरिपक्व से? अरे भाई, नासमझ से समझदार होने में तो उम्र बीत जाती है। खैर, बहन जी की बातें बहन जी जाने। और बहन जी ने कहा कि फिर सारी चीजें रिस्टोर कर दी, सारी पावर्स आकाश को फिर से बहाल कर दी, और अब हरियाणा चुनाव में आकाश बीएसपी को लीड करेंगे। बीएसपी के लोगों को लगा कि अब नया सवेरा हो गया, अब तो पहाड़ का सीना चीर देगी बीएसपी। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आकाश आनंद में आग है, आग, फ्लावर नहीं फायर है। कुछ जगहों पर हरियाणा में बहन जी खुद गई कि चलो भाई, इससे भी शायद आकाश को कुछ मदद मिले। लेकिन परिणामों ने बताया कि आकाश आनंद की उपस्थिति ने, उनके प्रयासों ने बसपा को हरियाणा में कोई मदद नहीं पहुंचाई। कोई नहीं जाता। एक दो रैली मायावती कर देती तब भी शायद बसपा को इतने वोट आ जाते। आकाश आनंद हरियाणा में जब रैली कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि हम सरकार और व्यवस्था दोनों बदल देंगे, और स्थिति ये हुई कि बसपा अपनी अवस्था भी नहीं बदल पाई हरियाणा में। तो एक सवाल उठ रहा है राजनीतिक हलकों में कि क्या मायावती ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में गलत दांव लगा दिया आकाश पर? मायावती की ग्रूमिंग, मायावती की ट्रेनिंग कांशीराम के स्कूल में हुई थी, मान्यवर कांशीराम। आकाश की ट्रेनिंग कहां हुई आकाश जाने। और बहन जी अच्छी ट्रेनर है, इसका अभी तक कोई प्रमाण मिला नहीं राजनीति में। बीएसपी ऐसे दो नाम नहीं बता सकती जो ये कहें कि हमको बहन जी ने ट्रेन किया और हमने धुआंधार पारी खेली राजनीति में। नहीं। तो अगर मायावती ने परिणाम दिया तो इसलिए दे पाई वो परिणाम चूंकि वो कांशीराम की शिष्या थी, उनके पॉलिटिकल स्कूल से पढ़कर निकली थी। आकाश आनंद की न ट्रेनिंग है वैसी, ना तो आकाश मायावती है,
जैसा कलेवर है उनके पास तेवर है, और ना आकाश के पास कोई कांशीराम है। इसलिए उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा में भी आकाश जमीन पर ही है। आकाश का पायदान दर पायदान ऊपर चढ़ने का सिलसिला अभी तक शुरू नहीं हो पाया। बीएसपी में मायावती अगर किसी को कह दे कि ये मेरा उत्तराधिकारी है, तो आप समझ लीजिए उसका ऑरा वैसे ही बन जाता है। सरकार ने सिक्योरिटी भी दे रखी है आकाश को, जेट सिक्योरिटी, उससे भी थोड़ा झापा बनता है भौकाल, लेकिन परिणाम नहीं आ रहा। तो लाख टक्के का सवाल ये कि क्या मायावती हरियाणा चुनाव के बाद आकाश की संभावनाओं पर फिर से विचार करेंगे, अपने फैसले पर फिर से विचार करेंगे, या आकाश को लॉन्चिंग के लिए और अवसर मुहैया कराए जाएंगे? बड़ा सवाल है। हमारे साथियों ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं। तो क्या एक बार फिर फेल हो गई आकाश आनंद की लॉन्चिंग? क्या फिर जमीन पर आ गए आकाश? क्या मायावती के उत्तराधिकारी वाली जिम्मेदारी में पास नहीं हो पाया आकाश? दरअसल ये सारे सवाल इसलिए हैं क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव से बसपा को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन हाथी की सुस्त चाल के हालात में ना तो खाता खुला और ना ही जनाधार बढ़ा। और तो और पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले पार्टी के वोट भी घट गए। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी बनाने और कद पद पर बहाली के बाद हरियाणा के रण में भेजा था। हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन के लिए बसपा प्रमुख मायावती ने इंडियन नेशनल लोकदल से गठबंधन किया, लेकिन बसपा के सभी 37 उम्मीदवार चुनाव हार गए। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इन 37 सीटों में से 13 सीटें तो ऐसी थीं जहां बसपा के पारंपरिक वोटरों का आंकड़ा करीब 10% से लेकर 28% तक था। वहीं 6 सीटों पर दलित वोटर करीब 5 से 10% तक थे। ऐसे में सवाल ये कि आखिर हरियाणा चुनाव में वोटरों को हाथी की सवारी रास क्यों नहीं आई? हालांकि मायावती ने अपनी हार का ठीकरा जाट वोटरों पर फोड़ा है। हमारी पार्टी की जो स्थिति रही है, तो उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, इस बार जाट समाज का अधिकांश वोट कांग्रेस पार्टी को ही चला गया, जिससे फिर इनेलो व बीएसपी के बने गठबंधन को भी इस समाज का वोट एक आधी सीट को छोड़कर लगभग ना के बराबर ही मिला है। लेकिन इनकी जातिवादी मानसिकता की वजह से जाट समाज का वोट बीएसपी उम्मीदवारों को तो बिल्कुल भी नहीं मिला है, जबकि बीएसपी का दलित बेस वोट पूरा का पूरा इनेलो के उम्मीदवारों को ट्रांसफर हुआ है। इतना ही नहीं, बल्कि श्री चौटाला परिवार से जुड़ा जाट समाज का भी वोट इनमें आपस में फूट होने की वजह से फिर इसका भी ज्यादातर लाभ बीजेपी को ही मिल गया है। पिछले चुनाव में बसपा हरियाणा में चौथे नंबर की पार्टी थी। पिछले चुनाव में बसपा को 4.14% वोट मिले थे, लेकिन इस बार बसपा को केवल 1.74% वोट ही मिले। हरियाणा के दलित युवाओं को लुभाने के लिए आकाश आनंद ने रथ यात्रा से लेकर चौपाल तक लगाई थी। बावजूद इसके आकाश का कोई जादू नहीं चला। इधर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में उतरने का ऐलान कर चुकी बसपा के लिए हरियाणा के परिणाम ने बड़ा झटका दिया है। इससे यूपी उपचुनाव में बसपा की चुनौतियां और बढ़ गई हैं। दलित वोटों पर वर्चस्व की लंबी लड़ाई लड़ने वाली बहन जी के लिए बसपा के छिटके दलित वोट बैंक की वापसी बड़ी चुनौती है। सपा बीजेपी सेंधमारी में इसे वापस लाना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि देश में इस बार 18वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में खासकर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ व आरक्षण बचाओ आदि का ये हथकंडा इस्तेमाल करके फिर इसकी आड़ में इन्होंने देश के विशेषकर
भोले भाले SC ST व OBC वर्गों के लोगों को गुमराह करके वे इनका अधिकांश वोट लेकर अपने गठबंधन को तो मजबूत बना लिया है, जिससे हमारी जैसी और पार्टियों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बहरहाल वर्तमान ठिठका खड़ा है और भविष्य भंवर में पड़ा है। बहुजन समाज पार्टी के लिए इससे बुरा दौर शायद ही कभी रहा हो। मायावती ने आकाश आनंद को जो मिशन दिया था वो पूरा नहीं हो पाया। ऐसे में सवाल यही है कि एक बार फिर मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद की लॉन्चिंग फेल हो गई। आखिर उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा में भी हाथी की चाल कोई कमाल नहीं कर पाई। वर्तमान बसपा का अच्छा नहीं, ये सब जानते हैं, बसपा भी जानती है, और भविष्य में संभावनाएं धूमिल दिख रही हैं। ये वर्तमान अच्छा नहीं, इससे भी ज़्यादा त्रासदी इस बात की है कि भविष्य में संभावनाएं अच्छी नहीं दिख रही, ना उत्तर प्रदेश में दिखी ना हरियाणा में दिखी। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। अनुभव चक हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि। अनुभव जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का स्वागत है। नावेद अयाज हैं, बीएसपी के नेता, नावेद जी का स्वागत है। विजय कुमार हैं, आज़ाद समाज पार्टी के, विजय जी का स्वागत है। नावेद अयाज, आपसे बात शुरू करूंगा। हरियाणा में फ्री हैंड दिया गया आकाश आनंद को, संसाधन दिए गए, गाड़ी घोड़ा लोग सब तामझाम दिया गया। बहन जी ने कहा भाई यहाँ कुछ करो। इनेलो से गठबंधन भी था। बहन जी खुद चार दफे आई हरियाणा, लेकिन निकला नतीजा ये कि पिछले चुनाव से भी वोट घट गए। तब फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा नहीं। जिस पर सारा दारो, एक मिनट सुनो, जिस पर मायावती ने सारा दारोमदार रख दिया अपनी पार्टी के भविष्य का, अपने राजनीतिक भविष्य का, वो नौजवान तो परिणाम ही नहीं दे पाया कहीं कुछ। नावेद, आकाश जी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको हरियाणा चुनाव के बारे में और बसपा के बारे में बताऊं। बहुजन समाज पार्टी साहब काशीराम जी के दौर से ही एक मिशन मूवमेंट रही है। दलित समाज को राजनीति में, भारत की राजनीति में मुख्य धारा में लाने का काम बहन जी और काशीराम साहब ने किया, और फिर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पर एक संवैधानिक बुनियाद पर लाकर बहुजन समाज पार्टी को खड़ा कर दिया। आज अगर हरियाणा के अंदर चुनाव लड़ा है, पिछला चुनाव, उससे पिछला चुनाव, बसपा का हमेशा प्रयास रहा है कि दलित चेतना के साथ चुनाव लड़ा जाए, और एक आज नहीं तो कल इसमें सफलता मिलेगी। रही आकाश आनंद जी की बात, अभी 28 साल का मात्र एक युवा है, जिस पार्टी की बागडोर अभी पूरी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है। सारे फैसले बहन कुमारी मायावती जी स्वयं लेती हैं, और बहन कुमारी मायावती जी जानती हैं कि ये प्रोपेगेंडा का दौर है। मीडिया, भाजपा और कांग्रेस मिलकर जो नूरा कुश्ती खेलते हैं, वोटरों को कहीं ना कहीं उसमें जो है भ्रमित कर दिया जाता है कि अगर भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को वोट दें, और अगर कांग्रेस को जिताना है तो भाजपा को वोट ना दें। इस तरह की धारणाएं मीडिया में तैयार कर दी जाती हैं। इसका ये नुकसान होता है वो सबसे ज्यादा पिछड़ी कौमों को होता है, दलित कौमों को होता है, देश के अंदर अल्पसंख्यकों को होता है। ठीक है नावेद, अभी रुकना होगा। बीएसपी के ये जो नौजवान प्रवक्ता है नावेद, ये कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस गलत धारणाएं पैदा कर देती, तो इसका मतलब ये माने जब भाजपा और कांग्रेस दोनों चुनाव से हट जाएंगी तो आकाश आनंद को 54-58 का योगदान दे पाएंगे। अजब बात करते हो यार, कुछ तो सोचो। देखिए ऐसी बात नहीं, अभी नहीं, दोबारा आएगी तब। जहां जहां चरण पड़े संतन के, तहां तहां बंटा ढार। आप 28 साल के हो या 78 साल के हो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? आपको मालिक मुख्तार बना के चाबी देके मायावती ने भेजा, गाड़ी घोड़ा सब आपको दिया, लाव लश्कर, फौज फाटा दिया ना, कथा करने के लिए दिया था। आपने जो पिछली बार वोट मिला था वो भी सुरक्षित नहीं रखे आप, तो कैसे कोई नेता मान लेगा? देखिए नेता नहीं, नेता मिशन मोड, संवैधानिक, ये शब्दों से कुछ नहीं होता बाबू। राजनीति तो प्रैक्टिकलिटी है। बाबा साहब मिशन मोड, संविधान, मिशन दिस दैट, इन बातों से क्या रखा? चुनाव लड़ रहे हो तो वोट चाहिए, वोट नहीं मिला, बात खत्म। बाकी तो कथा भागवत है। ठीक है विजय कुमार जी, एक सवाल आपसे भी पूछ ले। आपके नेता भी गए थे हरियाणा में, क्या बहुत शोर आप लोगों ने भी मचाया था कि हरियाणा में क्रांति कर देंगे,
दलितों का मामला बिल्कुल फिट हो जाएगा। आपकी पार्टी का भी कहीं अतई पता नहीं रहा। नहीं, आपको नहीं लगता कि चंद्रशेखर बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर गए? विजय जी, विजय जाटव जी, आवाज मेरी आवाज आ आ रही रही है? है? हेलो हाँ, आवाज आ रही है भाई, सवाल सुना? सर, आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो। मेरे पास आपकी आवाज आ रही। चलिए, आप तब तक टेस्ट करिए, फिर आएंगे दोबारा में। अशोक यादव जी, जी राजनीति में कोई नेता है या नहीं, ये नेता चलेगा कि नहीं? जिसे बहू के पांव देखे जाते हैं ना आने पर, है जी तो नेता के भी पांव देखे जाते हैं कि इसमें कुछ करंट है कि नहीं। उसका एक ही थर्मामीटर है पूरे विश्व में, दूसरा तो नहीं है क्या? कि उसके चेहरे पर उसके कहे से वोट मिला कि नहीं, या कोई दूसरा है? अखिलेश यादव जब तक नहीं जिता पा रहे थे पार्टी को, अशोक यादव के वो तब भी अध्यक्ष थे, लेकिन प्रदेश तो उनको नेता नहीं मान रहा था। जब उनके नेतृत्व में 37 लोकसभा सीटें जीती गईं, तो प्रदेश ने उनको नेता माना कि हाँ भाई अब ठीक है। अशोक जी, इसके अलावा कोई धारणा दूसरी हो तो बताओ। ये बात मैं आकाश आनंद के संदर्भ में कह रहा हूं। उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुए, आधे रास्ते वापस आ गए। हरियाणा में बहन जी ने पूरी ताकत से उनको लॉन्च किया, जो वोट पहले के थे वो भी घट गए। अमिताभ जी, आपने सही कहा कि किसी भी नेता की जो इवेल्युएशन होता है वो उसके पार्टी को या उसके नाम पे या उसके ब्रांड पे मिले हुए वोटों से होता है, मूल्यांकन उसका। तो ये चीज राजनीति में हर जगह है, हर दल में है, और हमारे यहाँ भी है, बसपा में भी है, कांग्रेस भाजपा सब में। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी समस्या है अमिताभ जी कि बहन जी जिस पार्टी को आज लीड कर रही हैं, जिसको मान्यवर कांशीराम जी ने बनाया था, उनका उद्देश्य था कुछ और वो उद्देश्य कहीं न कहीं दलित समाज में एक मैसेज गया है कि वो उद्देश्य से आज की डेट की जो बसपा है वो अपने उद्देश्य से कहीं न कहीं भटकने का काम किया, जिसकी वजह से दलित समाज ये समझ नहीं पा रहा है कि वो बीएसपी के साथ रहे या बीएसपी के साथ छोड़ दे। इसी गफलत में दलित समाज आज भी है, क्योंकि उसको जब वो देखता है कि 2000 जी अशोक जी, कुछ तकनीकी समस्या, अनुभव चक। लेकिन हरियाणा में बसपा का प्रदर्शन बिल्कुल नॉमिनल रहा। आपका बहुत अच्छा रही, बात तो ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी अगर बसपा का हाथी ऐसे ही रहा है कि उसके अपने पांव खड़े नहीं हो पा रहा, तो आपके लिए तो ये लक्षण ठीक नहीं है। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो आपके लिए भी ये मैं मानता हूं राजनीतिक तौर पर जरूरी है कि आकाश आनंद कम से कम यूपी में तो चले। नहीं तो दो ध्रुवीय लड़ाई हो जाएगी उत्तर प्रदेश में। अनुभव चक जी। देखिए अमिताभ जी, जहां और बहुजन समाज पार्टी की बात कही आपने, तो आप राजनीति में काफी समय से, लंबे समय से आप पत्रकारिता में आपने बड़े बड़े लोगों के साथ आप रहे, देखा है आपने। कांशीराम साहब के समय जब बसपा थी तो वो एक विचारधारा पे थी, और विचारधारा पे होने के कारण उसका जो एक्सपेंशन था, वो चाहे बिहार हो, चाहे झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, तो चाहे दिल्ली हो, दिखाई देता था। लेकिन कांशीराम साहब के जाने के बाद जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने उनकी विचारधारा से खुद को अलग करा है, उस अलगाव की वजह से जो दलित समाज का वोटर बहुजन समाज पार्टी के साथ निस्वार्थ भाव से लगा था, वो वहां से छिटक अन्य दलों की तरफ पलायन कर गया। और वहीं जब आप बात उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर अमिताभ जी, बाइपोलर हो चाहे ट्रायंगुलर हो, भारतीय जनता पार्टी लगातार जो काम कर रही है, और लगातार, क्योंकि मैं तो लगातार देख रहा हूं, अभी जो हमारे पूर्व के वक्ता मानवर कांशीराम साहब के बारे में बोल रहे थे, कांशीराम साहब जीवित थे जिस समय गेस्ट हाउस कांड हुआ था,
लेकिन क्योंकि वोटों की ताकत है जिसकी वजह से आज काशीराम साहब का नाम लेने को सभी मजबूर है। तो काशीराम साहब, बाबा साहब, इनके जो आदर्श थे उनको भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने अंदर समाहित कर रही है, और जो दलित समाज के लिए बाबा साहब और काशीराम साहब चिंतित होते थे, उनके हितों की रक्षा करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसका कारण है कि दलित समाज का एक बड़ा वर्ग धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की ओर जुड़ रहा है। और उसी का परिणाम है, हरियाणा में भी रिजल्ट आया तो ऐसा नहीं दलित समाज के बगैर वहां पर आ गया है, दलित समाज का वोट भी भारतीय जनता पार्टी में पड़ा है। अति वंचित जो तबका है दलित समाज का, उसका वोट भारतीय जनता पार्टी पलायित हुआ है, और ये अमिताभ जी सभी लोग जानते हैं। नहीं अनुभव जी, ये आप दलित एक मिनट अनुभव जी, चूंकि आपका अनुभव बीएसपी के साथ भी रहा है काशीराम जी के समझ, इसलिए मैं समझना चाह रहा हूं आपके मुताबिक आकाश आनंद में राजनीतिक ऊर्जा अभी तक तो दिखी नहीं, आगे दिखने की संभावना है या 2-4 टेस्ट अभी और होंगे? देखिए अमिताभ जी, काशीराम साहब ने बसपा मिशन के रूप में बनाई थी, और इसीलिए उन्होंने परिवार नाम की जो चीज है उसको खुद त्याग दिया था, अच्छी खासी नौकरी छोड़ी, अपना स्वयं का परिवार त्यागा, और मायावती जी को भी उनके परिवार से अलग करके जब लेके आए थे तो इसी कारण उन्होंने मायावती जी को भी परिवार से अलग ही रखा कि जो बहुजन समाज का मिशन है उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर आप परिवारवादी हो जाएंगे तो उस मिशन से कट जाएंगे। और जो काशीराम की विचारधारा जो इससे अलग हटके आप अपने भतीजे को लॉन्च कर रहे हैं, ये काशीराम की विचारधारा को अपनाना हुआ कि इसको त्यागना हुआ, आप खुद परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एग्जाम्पल अमिताभ जी मैं जरूर कोट करना चाहूंगा, 2003 में ईसम सिंह जी राज्यसभा मेंबर होते थे, पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव थे, उनके स्वयं के लड़के के लिए ईसम सिंह जी ने उत्तराखंड से एक विधानसभा का टिकट मांगा था, और टिकट मांगने मात्र से काशीराम साहब ने उनको पार्टी से अलग कर दिया था कि तुम राष्ट्रीय महासचिव होके, राज्यसभा मेंबर होके अपने लड़के के लिए टिकट कैसे मांग सकते हो? कि बसपा का मिशन नहीं है, तो वो काशीराम साहब की विचारधारा थी, उनका मिशन था। उस मिशन को तार तार करके वैली सोच रही हैं कि दलित समाज इनके द्वारा किसी भी भेजे हुए नेता को, किसी भेजे हुए नुमाइंदे को, तो किसी भी उत्तराधिकारी को स्वीकार कर लेगा, तो दलित समाज ने उनके उत्तराधिकारी को स्वीकार कर रहा है, और स्वयं बहल जी को भी दलित समाज अब रिजेक्ट कर चुका है। और यही कारण उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी समझ गई है। मैं विजय जी के पास चलूंगा, उनका संपर्क जुड़ गया, लेकिन उससे पहले एक बात कहूंगा। मुझे याद है मैंने काशीराम जी से पूछा कि आप कभी अपने घर में लौट के नहीं गए? बोला न मरने में न शादी ब्याह में, कभी नहीं। बोले छोड़ दिया सो छोड़ दिया अग्निहोत्री जी। ये काशीराम थे, सबके लिए उपलब्ध, दरवाजा खुला। अमिताभ जी, मैं अरे रुको भैया, आपने तो देखा होगा फोटो में, आप रुक जाओ। आप क्या बताओगे काशीराम जी? आप क्या जानो काशीराम को? आप उनके साथ बैठे हो? नहीं ना, बिल्कुल तब आप स्कूल में पढ़ रहे होगे। आपके बराबर नहीं जानता। गजब बात है यार, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। ये है। और मायावती जी ने भी इस बात को कहा कई बार कि मेरा उत्तराधिकारी मिशन से निकलेगा, परिवार से नहीं। फिर अचानक से उन्होंने आनंद को बनाया, आनंद की तबीयत खराब रहने लगी तो फिर इसको बच्चे को बना दिया, आकाश को, आनंद के बेटे को। हालांकि एक जानकारी और दे दूं, शायद अनुभव चक जानते हो, पुराने आदमी हैं, कि C1/11 हुमायूं रोड जो मकान था जिसमें काशीराम रहते थे, मायावती जी आती थी वो भी वहीं रहती थी, तो उसमें मायावती की बहन देख रेख के लिए एक तरीके से प्रबंधक की भूमिका में आ गई थी काशीराम के सामने, और आनंद का भी प्रादुर्भाव हो चुका था काशीराम के जीवित रहते ही। इसलिए काशीराम परिवार से मायावती को अलग नहीं कर पाए जो वो चाहते रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने अपना परिवार ही छोड़ दिया था। मैंने एक बार मायावती से पूछा था, एक चित्र देखा था, उसमें काशीराम जी कोट पैंट बढ़िया पहने हैं, उत्सव का मामला है, तो बहन जी ने कहा कि उनके परिवार में किसी की शादी थी, तो बोले उसमें आए थे साहब, और केवल उसी में आए, अन्यथा काशीराम ने ऐसे उत्सवों में जाने से हमेशा परहेज किया था। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि काशीराम क्या थे। खैर विजय जी, मसला फिर वही, आप भी हरियाणा में बड़े जोर शोर से आए थे, निजी जहाज से चल रहे थे, क्या पूरा हरियाणा बदल देंगे टाइप का, कहीं कुछ मामला बना नहीं दोस्त, नहीं? आपको ऐसा क्या ये लगता है कि भाई हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी चंद्रशेखर ने? देखिए अमिताभ जी, जी, आप काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपने तमाम
बनती सरकारें, गिरती सरकारें देखे हैं, तमाम गठबंधन टूटते बनते देखे हैं। हमारी जो पार्टी है, नई पार्टी है, वो नई पार्टी संघर्ष कर रही है। और क्योंकि अभी तो हम प्रैक्टिकल, कहीं प्रैक्टिकल पास भी होंगे, कहीं फेल भी होंगे, इसमें कोई हमारा मनोबल टूटा नहीं है। हम लगातार प्रयास करते हैं। जैसे भी हम जम्मू भी गए, हरियाणा में हमें चलो वोट भी मिला है, मगर जो मिलना था वो नहीं मिल पाया किसी कारण, मगर वोट हमें मिला है। हम तो अनुभव ले रहे हैं अभी, क्योंकि हमारी पार्टी नई है और सारे हमारे नेता नए हैं, युवा हैं सारे। तो अनुभव के साथ साथ हमें कुछ सीखने को मिल रहा है कि भविष्य में राजनीति में कैसे कहाँ चलना है। और क्योंकि आप अभी कश्मीर में, जम्मू और कश्मीर में अभी चुनाव है, वहां भी मैं भी गया था वहां, तो वहां भी हमें वोट मिला है। तो समाज तो हमें चाह रहा है। भैया देखो समाज विजय बाबू, जमीनी नेता को विजय बाबू, अभी घोड़ा पछाड़ भी खड़े होते थे तो उनको भी वोट मिलता था। कोई ऐसा है जिसको वोट ना मिले? खाली डब्बा तो किसी की नहीं रहता मेरे भाई। 100, 200, 500, 1000, 2000 वोट सबको मिलता है। नहीं नहीं सर, नहीं। हमें ऐसा नहीं है कि हमें छक्का वोट मिल रहा है। हमें जो अदर वोट पार्टियां, उनसे ज्यादा वोट मिल रहा है हमें, चाहे वो बसपा हो, चाहे और सपा हो, अदर राज्यों में उनसे ज्यादा वोट मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है सर कि जनता हमको चाह नहीं रही है, समाज हमको चाह नहीं रही। बहुजन राजनीति के जो विचारधारा के लोग हैं वो आजाद समाज पार्टी को चाह रहे हैं और वोट भी दे रहे हैं। वो अभी चुनाव आगे जो होंगे, इसमें आप देखना, अभी यूपी में चुनाव होंगे, महाराष्ट्र में चुनाव होंगे, दिल्ली में चुनाव होंगे, आप देखना उसमें हमारी सीटें चलो आएंगी। भैया, अभी बहुत देर नहीं है, बहुत देर नहीं। यूपी में 10 चुनाव होने हैं, उसी में फिर एक बार थर्मामीटर लगा के देख लेंगे, कौन सी दिक्कत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक, अशोक जी से भी संपर्क हो गया शायद। अशोक जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। के लिए सॉरी, अमिताभ जी, नेटवर्क चला गया था मेरा। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कह रहा था कि जब माननीय कांशीराम जी ने 14 अप्रैल 1984 में बीएसपी का स्थापना किया था, उसके बाद से लेकर के मुझे लगता है कि आज के दौर की जो बसपा है सबसे ज्यादा बुरे दौर से गुजर गई। और बुरे दौर से गुजरने का जो मूलभूत जो कारण हम लोगों के समझ में आ रहा है कि बसपा की लेकर के लोगों के मन में, जो उनके मूलभूत वोटर थे, उनके मन में बड़ी सारी शंकाएं हैं। कभी बहन जी के मूवमेंट को लेकर के कि बहन जी का अगला स्टेप क्या होगा, बहन जी चाहती क्या है, तो ये सारी चीजें उनके मन में एक क्वेश्चन मार्क खड़ा करती हैं उन मतदाताओं के मन में। मैंने 2019 का एग्जाम्पल दे रहा था, तो 2019 में देखिए बसपा सपा का गठबंधन जो कि जमीन पे एक नेचुरल गठबंधन मान के किया गया था, वास्तव में नेचुरल गठबंधन था भी, तो उसमें बसपा को 10 सीटें मिली थी, इसके पहले 0 सीट थी। तो लोकसभा में इतना बड़ा रिप्रेजेंटेशन मिलने के बाद और एक तरफा बहन जी ने आप देखिए कि कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने घोषणा किया कि नहीं ये तो सपा का वोट हमें ट्रांसफर नहीं हुआ, इसलिए जो है दिक्कत हुई, हम सपा गठबंधन तोड़ते हैं। तो अभी जो हमारे जो पीडीए के लोग थे, जो दलित समाज था, जो पिछड़ा समाज था, उसको बड़ी उम्मीदें थी बसपा से और सपा से, उसकी उम्मीदों पे उन्होंने पानी फेरने का काम किया, गठबंधन एक तरफा ऐलान। इस बार लोकसभा में उनका 0 रिप्रेजेंटेशन फिर से हो गया, विधानसभा में 1 सीट, वो भी बड़े मुश्किल से। जो दलित समाज ने, जो समाजवादी पार्टी ने जो दलित समाज को लेकर के जो गैप था, वो लगातार नेताजी के दौर से ही हम लोग ये कांशीराम जी की बाबा साहब की विचारधारा को कैरी फॉरवर्ड करने का काम कर रहे थे। लेकिन इधर जब बसपा का जो पतन होना शुरू हुआ उनके मतदाताओं के मन में, तब हमारी पार्टी ने जैसे ही आगे बढ़ करके हमारे जो दलित, हमारे समाजवादी पार्टी जानी जाती है, आप देखिए उसमें दलित महापुरुषों के नाम पे बने हुए जिलों के नाम बदलने के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है। आरक्षण में प्रमोशन को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है। देश में दलितों की सबसे बड़ी चेहरा मायावती जी के ऊपर गेस्ट हाउस में हमला करने के लिए समाजवादी पार्टी जानी जाती है। और समाजवादी पार्टी ही 2019 के गठबंधन, आप देखिए समाजवादी पार्टी ने दलित आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा काम किया कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी ने आज 37 सांसदों में से, आप देखिए 37 सांसदों में से 8 सांसद दलित समाज से दिए समाजवादी पार्टी ने। नहीं, आप देखिए, आप अगर दलित के इतने शुभचिंतक रहते तो 0 रिप्रेजेंटेशन आपका नहीं रहता। नहीं नावेद जी, अगर आप दलित समाज के इतने शुभचिंतक आरक्षण में प्रमोशन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड था?
आप ये बताइए कि महापुरुषों के नाम पर बने हुए समाजवादी की सरकार आने पर आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने दलित समाज को क्यों बदले? सत्ता में भागीदारी देने आप ये बताइए, हमने हमेशा दलित सांसद दिए हैं, हमेशा दलित हमने चेतना, इसके पहले 2019 में देखिए बसपा मुलायम पार्टी सिंह को 10 यादव जी सांसद को हमने भी जितवाए थे। प्रमुख तो राजनीतिक बसपा बनाने में काशीराम जी का हाथ रहा। काशीराम जी हमेशा मुलायम सिंह यादव जी को सहयोग करते रहे, जो दलित समाज लेकिन है, समाजवादी पार्टी वैचारिक जो तौर दलित पे समाज है, हमेशा उनको बहुजन समाज पार्टी के साथ छल करने के लिए जानी जाती है। बसपा कहीं ये न कहीं बताएं बसपा की बी टीम की तरह बिहेव कर रही महापुरुषों के है। नाम पर आप बने देखिए हुए भाजपा जिले जब दलितों के आरक्षण उनका के ऊपर नाम डाका बदलने का डालती है, फैसला क्यों लिया पिछड़ों के गया? आरक्षण के ऊपर डाका डालती मैं है, समाजवादी तो पार्टी बहन जी के का क्या होता है अपने इज्जत? अनुभवी साथी से पूछना चाहता हूँ यादव जी, लेकिन जब अशोक चुनाव यादव आता जी है, ये बताइए जब उनके कि जो गठबंधन बहन से कुमारी मायावती भाजपा जी को की तरफ पराजय मिल से सकती है, तब विचारधारा बहन को जी जिंदा का जो रखने मूवमेंट के होता लिए है वो उत्तर एकला प्रदेश चलो में वाला हो नए जाता जिले है। बनाए गए, उनके एकला चलने से नए जिलों के भारतीय नाम जनता जो पार्टी को दलित फायदा महापुरुषों होता है के नाम नावेद पर भाई, थे, और उसी फायदा उनके नाम उसी को क्यों फायदा बदले उठा गए? के भारतीय जनता काशीराम पार्टी फिर आवास से योजना सत्ता का में आ नाम जाती क्यों है बदला गया और था? फिर से पीडीए का शोषण करना शुरू कर आप देती ये है। तो बताइए, कब तक चलता रहेगा? आरक्षण के मुद्दे नावेद पर जी, आप बात समझिए, आरक्षण में ये प्रमोशन कब तक चलता प्रमोशन में रहेगा? आरक्षण के नाम पर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या था? भाजपा की बी टीम बन करके अशोक भाजपा को यादव बार जी बार देखिए, सत्ता भाजपा हासिल की करने में बी टीम के सहायता रूप में करेगी, पार्लियामेंट में तो कौन ये काम दलित कर रहा समाज है, इसे सारे ऐसा विद्वान थोड़ी जानते को नहीं हैं। समझ रहा है, पिछड़ा समाज को समझ रहा है ना भाजपा कि भाजपा भाजपा को के अगर सहयोग सत्ता से में कोई ही दल ला रहा है, राजनीति करके बसपा है, देश और के वही अंदर भाजपा भारतीय जनता पार्टी की लगातार मदद कौन कर दलित रहा समाज का है? शोषण कर रही है। ये समाजवादी वही पार्टी कर भाजपा रही लगातार पिछड़े है। समाज का नफरत शोषण की कर रही है। राजनीति कर कर लेकर भारतीय जनता माध्यम पार्टी को से देश की 69 सबसे बड़ी प्रतिशत पार्टी वोट के बनाने के माध्यम लिए से। लेकिन बहन समाजवादी जी पार्टी कभी कुछ जिम्मेदार नहीं है। बोलती हैं। आप बताइए, योगी देखिए, सरकार ने 69,000 अभी समय शिक्षक जब भर्ती में लूट परिवर्तन किया, होगा बहन जी ने क्या और स्टेप आपको लिया? बहन जी की बहन जी ने ताकत का कभी कोई एहसास आंदोलन होगा, किया? आपको क्योंकि बहुजन समाज उनको पार्टी के लगता मिशन है मूवमेंट का कि एहसास होगा, हमारा जो आपको एजेंडा बाबा साहब होता की है, विचारधारा का किसी एहसास तरह होगा, समाजवाद तब आपको पूरे पता में चलेगा कि उत्तर प्रदेश से या देश से अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है या हटाना है तो बहन जी के बिना मुमकिन नहीं है। लेकिन आपने जो दलितों के और पिछड़ों के, लेकिन हर देखिए मूवमेंट मैं जिस जिले से आता हूँ उस जिले का नाम था महात्मा ज्योतिबा फूले, जो पिछड़े समाज अरे दोनों को रोकूंगा, अशोक जी नावेद दोनों को रोकूंगा। ये बात सच है कि इस वक्त समाजवादी पार्टी के 8 दलित चेहरे लोकसभा में हैं। ये छोटी संख्या नहीं, ये छोटी संख्या नहीं। 8 दलित सांसद सपा के सिंबल पर लोकसभा में हैं। इसको कैसे खारिज कर देंगे? और एक बात और बता दूं कि इतिहास है, इतिहास तो निष्ठुर होता है, उसके तथ्य डिलीट नहीं हो सकते। वो मोबाइल नहीं है कि चाहे डिलीट कर देंगे। कांशीराम जी पहली बार जब लोकसभा आए तो कहां से आए? इटावा से। इटावा में कौन ले गया उनको चुनाव लड़ाने? मुलायम सिंह। इटावा कांशीराम जी का बेस नहीं था ना। कांशीराम जी जहां रुके थे, जो होटल था, जहां उनका कार्यालय बना, वो होटल भी मुलायम सिंह के दोस्त का था, उन्होंने दिलाया था। अमिताभ तो इसने, अरे भाई ये जानना बहुत जरूरी है बाबू। आपने तो वो दौर नहीं देखा ना, इसलिए आप समझ नहीं पाओगे। इतिहास तो नहीं बदल सकता। खैर इतिहास की बात छोड़िए। नावेद भाई आपसे मेरा प्रश्न इतना सा है, पिछली बार 4.25% वोट मिला था बसपा को हरियाणा में, जब आकाश नहीं थे। क्या? जब केवल जमीन थी तब 4.25% वोट मिला। अब की आकाश था क्या जमीन के साथ, तो 1.7 मिल रह गया। क्या ये 2.5% वोट कहां चला गया? देखिए अमिताभ जी, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मान्यवर साहब काशीराम जी ने जब इस मिशन मूवमेंट को बसपा नाम के शुरू किया था, तो वो तब बहुत बार ऐसी मायूसियां हाथ लगा करती थी कि पार्टी चुनाव में विफल हो जाया करती थी। तो मान्यवर साहब काशीराम जी एक अच्छी बात कहा करते थे कि सरकार बने ना बने, राजनीति चले ना चले, वोट मिले ना मिले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो गति है वो रुकनी नहीं चाहिए। बहुजन समाज पार्टी किस तरह से दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करती है, किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मिशन को लेकर चलती है, उसका मकसद चुनाव लड़ना जो है, बहुजन विचारधारा को ऊपर लाकर देश में पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को राजनीतिक विचारधारा में, मुख्य धारा में लाने का प्रयास रहता है। अगर कोई चुनाव विफल हुआ है
तो पार्टी उस पर मंथन भी करेगी और तो अगले चुनाव में मंथन उससे बिल्कुल बेहतर करिए। नतीजे लाने का नावेद प्रयास बाबू भी करेगी। रुक, एक मिनट रुको बाबू। आपसे पता नहीं कांशीराम ने क्या कहा, मुझसे कांशीराम ने एक बार नहीं 100 दफे कहा, और रिकॉर्ड में भी इंटरव्यूज भी छपे कांशीराम के। मैंने कुछ नहीं तो कम से कम 50-60 इंटरव्यू किए होंगे कांशीराम के, लंबे लंबे। बिल्कुल आप अनुभवी ठीक, आदमी रुक जाओ भाई। आपको कतर का उन्होंने कान में बताया कि हम लोग चुनाव से कोई मतलब नहीं। हमसे कांशीराम कहते थे केवल सत्ता में हमको भूमिका चाहिए, चाहे ऐसे मिले और चाहे वैसे मिले, चाहे कांग्रेस से गठबंधन करना पड़े फिर इनको भगाना पड़े, चाहे भाजपा से करना पड़े, बोले सत्ता में दखल चाहिए। आप समझ रहे हैं ना, ये ज्ञान की बातें आपको कब बताई मुझे नहीं पता। ठीक, बिल्कुल आपकी बात से इसलिए ये हमको उपदेश ना दो भैया कि मान्यवर कांशीराम, मान्यवर अंबेडकर जी, मिशन मोड दिस दैट ब्ला ब्ला। नहीं, तो चुनाव काय को लड़ रहे हो? फिर जन जागरण करो ना। डॉक्टर ने बताया चुनाव लड़ो, जन जागरण करो। बहुत अनुभवी इंसान है। गजब बात करते हो। अनुभव चक, एक मिनट रुक जाओ। अनुभव चक, ये अनुभव चक है, इनका परिचय करा दें। ये पहले कांशीराम के बहुत नजदीक रहे हैं लंबे समय तक, इसलिए समझ लिया। अभी भाजपा के प्रवक्ता है लेकिन ये कांशीराम के लंबे समय तक नजदीक रहे, इसलिए इनकी बात महत्वपूर्ण है। अनुभव चक, कांशीराम हमेशा प्रैक्टिकलिटी की बात करते थे। क्या हमने उनसे पूछा कि आप ये गैर दलितों को चुनाव क्यों लड़ा रहे हो अशोक जी, बड़ी अच्छी बात है क्या? तो उन्होंने कहा मैं तब तक गैर दलितों को चुनाव लड़ाऊंगा जब तक दलित चुनाव लड़ने लायक ना हो जाए। क्या? जब उसके बाद रुपया पैसा ताकत आ जाएगी फिर दलित। क्या बोले? वोट तो यही डलवाएंगे। जो आदमी इस कदर प्रैक्टिकल था उसको बता रहे हैं नावेद अयाज के, वो कहते थे कि कोई चुनाव वुनाव की चिंता न करो, वोट मिले नहीं मिले मिशन करना है। अनुभव चक, देखिए अमिताभ जी, काशीराम साहब की विचारधारा, काशीराम साहब की सोच वो जो थी, इसी वजह से आज उनके ना होने के बावजूद, कभी मुख्यमंत्री ना होने के बावजूद, कभी प्रधानमंत्री पद पे ना पहुंचने के बावजूद, कभी राष्ट्रपति ना बनने के बावजूद, आज पूरे देश का न सिर्फ दलित समाज बल्कि जो उनको जानता, जो उनकी विचारधारा को समझता है, कोई भी व्यक्ति काशीराम साहब को राष्ट्र नायक मानने से इनकार नहीं कर सकता। हर व्यक्ति मानता है कि काशीराम अलग तरह के व्यक्ति थे, काशीराम साहब वाकई में राष्ट्र नायक थे, महापुरुष थे। उनकी विचारधारा बिल्कुल इतर थी। उनका साफ कहना था कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार होता है, कमजोर वर्ग के ऊपर जो अत्याचार होता है, इसके लिए आंदोलन करने से ज्यादा आवश्यक है कि हमको एकजुट होकर सरकार बनानी चाहिए, हमको सरकार में पहुंचना चाहिए। और उनके बारे में कहा जाए कि वो चुनाव से परहेज करते थे, ये तो अलग ही विचारधारा है। काशीराम साहब ने कांग्रेस से भी समझौता करा, काशीराम साहब ने 3 बार भारतीय जनता पार्टी से भी समझौता करा, और उन्होंने इस बात की कतई चिंता नहीं करी कि कौन सा वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा। उनके मन में सिर्फ एक बात थी, किस तरीके से कमजोर वर्ग का भला हो सकता है जिसको हमसे नाराज हो। 3 बार अमिताभ जी भाजपा से समझौता करके मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना, एक बार नहीं सोचा कि अल्पसंख्यक वोट नाराज हो जाएगा। जिसको साथ रहना हो रहे, ना रहना और ना रहे, लेकिन हमें कमजोर वर्ग का भला करना है। काशीराम साहब की साफ विचारधारा थी, और इसी विचारधारा पे रहते हुए एक मिनट अनुभव चक, एक मिनट रुकिए। मुझे लगता है, एक मिनट रुकिए भाई, काशीराम की विचारधारा को ज्यादा ऊंची आवाज में लाउड मत करो। मेरा जितना उनके साथ संपर्क रहा, काशीराम विचारधारा के चक्कर में वो कभी नहीं पढ़ते थे, न किताब के, न कॉपी के, न दस्तावेज के। वो प्रैक्टिकल आदमी थे। वो मुझसे कहते थे अग्निहोत्री जी मुझे मजबूत सरकार नापसंद है, मुझे मजबूर सरकार चाहिए जिसके ऊपर बीएसपी का डंडा चले। लोकतंत्र मजबूत होगा। आप समझ रहे हैं ना? नहीं, वो लोकतंत्र में बड़ी बड़ी बातें वो कतई नहीं करते थे। काशीराम की सबसे खूबसूरत बात थी, जो बड़े बड़े शब्द नावेद भी इस्तेमाल कर रहा है, वो इसका 1% भी नहीं करते थे बातचीत में। खांटी प्रैक्टिकल बात करते थे। मैं यहां बता नहीं सकता वो कितने प्रैक्टिकल बोलते थे, कई बार वो ठीक भी नहीं रहेगा। नेताओं के बारे में वो कैसी टिप्पणी करते थे अशोक जी? वो कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करते थे, बाबा साहब का मिशन दिस दैट ब्ला, संविधान और आरक्षण, ना ना ना। एक बार मैंने उनसे पूछा कि कांशीराम जी ये पैसा कहां से आता है, पार्टी कैसे चलती है आपकी? क्या? तो एक स्टील की अलमारी गोदरेज टाइप की थी उनके पास। क्या? उन्होंने एक परिचय से कहा इसको खोल के दिखाओ। क्या ऐसा साहस कोई और दूसरा कर सकता है क्या अशोक जी? है सबके पास, लेकिन साहस कोई नहीं करेगा ना। कांशीराम ने किया। बोले कैसी बात कर रहे हो? मैंने उनको कभी बड़ी बड़ी बातें करते नहीं देखा। हमेशा प्रैक्टिकल बात,
खरी बात, जिसका एक उदाहरण मैंने नावेद बाबू दे दिया। वो कहते थे मजबूत सरकार दूसरों के लिए, हमें मजबूर वाली चाहिए, मजबूर सरकार चाहिए। वो कभी नहीं कहते थे कि हम मिशन के काम करने आए हैं ना। अनुभव चक कुछ कहना चाह रहा है? जी अमिताभ जी, जो मजबूर सरकार की बात करते तो कहते इसीलिए थे कि अगर सरकार मजबूर होगी तो अपने हिसाब से कान घुमा कर उसके हम उसको पूरी करवा लें, मांगो जी। अमिताभ जी एक बात और जरूर कहना चाहता हूँ, काशीराम साहब प्रैक्टिकल थे, ये बात सही थी, लेकिन क्या प्रैक्टिकल व्यक्ति कोई विचारधारा नहीं होगी? उनकी कोई विचारधारा नहीं थी, उनके विचार नहीं थे। इस बात से मैं अमिताभ जी सहमत नहीं। काशीराम साहब की विचारधारा थी, उनके विचार थे, उनके विचारों के आधार पर उनके पीछे उनके फॉलोअर्स बड़े थे। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, कुछ लोग सिद्धांतकार होते हैं, विचारधारा तो सबकी होती है, काशीराम की क्यों नहीं होगी? सबकी होती है। कुछ लोग सिद्धांतकार होते हैं। क्या काशीराम सिद्धांतकार नहीं थे, वो व्यवहारिक नेता थे, ये जान लीजिए। जी बिल्कुल, ये सहमत हूं। वो सिद्धांतकार कतई नहीं थे, उनकी कतई रुचि नहीं थी लंबी लंबी बातों में। एक और उदाहरण देता हूं, अब तो रहे नहीं। अशोक जी, चौधरी नरेंद्र सिंह एक नेता थे उत्तर प्रदेश के, बड़े पिछड़ों के, चरण सिंह के बड़े प्रिय थे। क्या वो बसपा में आए, काशीराम जी उनसे प्रभावित हुए, बोले भाई नहीं ठीक है आदमी। इंटरव्यू उन्होंने लिया और उनको पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया। अशोक जी सुन रहे ना, मजेदार किस्सा है भैया, आप भी सुन लो भैया जी। वो पहुंचे रकाबगंज रोड, अनुभव जी पार्टी ऑफिस, राष्ट्रीय अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार हो गए, जैसे जितेंद्र प्रसाद थे नरसिंह राव के। उन्होंने वहां सब मुआयना किया और कहा मेरा ऑफिस यहां बनवाइए, ऐसा बनवाइए, ये करवाइए, वो सब करवाइए। वहां जो रहते थे कार्यकर्ता, अब उनका नाम नहीं लूंगा, पार्टी ऑफिस में, उन्होंने काशीराम जी को फोन किया, बोले ये आए हैं, ये बता रहे ऐसा ऐसा। बोले फोन दो। अब जो लोग ये हमको ज्ञान दे रहे हैं ना कि वो सिद्धांत और फलाना और ठिकाना, किताब कापी नहीं, काशीराम ने कहा चौधरी साहब आपको सलाहकार रखा है, बोले तो आपको दफ्तर की क्या जरूरत है? घूमिए, जहां जाना है वहां जाइए, जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए। जहां कोई सलाह आ जाए मुझे एक चिट्ठी लिख देना, मैं देख लूंगा सलाह कैसी है। अनुभव चक, वो आदमी इतना प्रैक्टिकल था। क्या बिल्कुल, बोले दफ्तर स्टाफ इसकी क्या जरूरत है आपको? उन्होंने ट्रेनिंग की थी तो मायावती यहां तक पहुंची। मायावती का ट्रेनिंग किया हुआ, नावेद, मायावती के ट्रेनिंग में निकला हुआ कोई ऐसा नेता बताइए जिसमें ये क्षमता दिखे कि हाँ ये बसपा को आगे ले जा सकता है। काशीराम की ट्रेनिंग से निकली मायावती, ओके, प्रूव्ड हो गया कि काशीराम की ट्रेनिंग गजब की थी। मायावती जी के स्कूल से निकले विद्यार्थियों में कोई नाम बताइए जो पार्टी को आगे ले जाए, जिसने परिणाम दिया हो। देखिए फिलहाल तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि समय हर चीज का जवाब देता है, और बहन जी ने बहुत ही अनुभव के साथ अपनी ट्रेनिंग में बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी माननीय आकाश जी को बनाया है। और वो आकाश जी जिनकी शुरुआत है अभी, उनके बारे में बहुत जल्दीबाजी में कोई राय दे देना, मैं इसको बिल्कुल उचित नहीं समझता। लेकिन इतना जरूर समझता हूं कि समय जब परिवर्तन की तरफ चलेगा, जो 2027 का दौर होगा, वो 2027 का दौर जो है वो बहुजन समाज पार्टी का दौर होगा। और आकाश आनंद जी और बहन जी के नेतृत्व में जो भी चुनाव 2027 के संदर्भ से शुरू होंगे, उन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अपनी वापसी करेगी। और जो के मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी संघर्ष सिखाया है, तो अभी बहुजन समाज पार्टी वापस से संघर्ष में है। तो एक मासूम सवाल आ गया, बहन जी कहाँ संघर्ष कर रही हैं, कब किया संघर्ष? मुझे संघर्ष के उदाहरण बताइए। देखिए इतना संघर्ष, जितना संघर्ष ट्विटर पर लिखना संघर्ष है क्या? गजब कर रहे हो। जितनी रैलियां कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं, नावेद बाबू एक मिनट रुक जाओ। 5 साल में 1 महीना निकलना संघर्ष होता है? गजब कर रहे हो यार। होने वाले सभी चुनाव में सभी स्टेटों में बहन जी जाती हैं। अमिताभ जी ऐसा किया जा मुझे रहा है, बताओ ना, आप मुझे बताओ कि भाई वहां बहन जी ने धरना प्रदर्शन का नेतृत्व किया, एक आंदोलन चलाया। आपने पूरे देश के चुनाव जो है
वो देखे हैं। आपने देखा होगा अगर उड़ीसा में चुनाव होता है तो बहन जी वहां अपने समय देती हैं, वहां से सक्रिय रहती हैं। झारखंड में चुनाव होता है या हरियाणा में चुनाव होता है। ठीक है नावेद, रुकना होगा भाई, रुकना होगा। विजय कुमार, नेता का चुनाव में हेलीकॉप्टर से जाना, रैली में भाषण देना, उसके बाद नाश्ता करना, जहाज में बैठ के वापस आ जाना, इसको संघर्ष बोलते हैं क्या विजय? आजकल चंद्रशेखर भी जहाज में उड़ रहे हैं, इसलिए सवाल सबसे पूछ रहा हूं। नावेद ने बताया कि यही संघर्ष है। मायावती जी चुनाव के समय जरूर निकलती हैं 10-15 दिन के लिए, क्या इसको संघर्ष बोलते हैं? और इस संघर्ष से, नेता के इस संघर्ष से जनता का क्या लाभ? देखिए अमिताभ जी, आप भगवान तो है नहीं कि आपके दर्शन पाके हम कृतकृत्य हो जाएंगे क्या? देखिए अमिताभ जी, जो नावेद भाई बोल रहे हैं, संघर्ष की परिभाषा, संघर्ष तो मान्यवर साहब ने शुरू किया था, और आज जो वर्तमान में हमारी अध्यक्ष हैं बसपा की, उन्होंने उसको राष्ट्र कर दिया है। संघर्ष तो खत्म हो चुका है। संघर्ष सिर्फ नाम की चीज बसपा में रह चुकी है, इसलिए बसपा पीछे जा रही है। और जो दलित समाज है खासकर, वो बसपा से टूटता जा रहा है, इसको कोई माने ना माने। संघर्ष जब तक आप सड़कों पर नहीं आओगे, समाज की आवाज नहीं उठाओगे, जो अत्याचार लगातार हो रहा है समाज में, उसके बीच में नहीं जाओगे, जब तक आप संघर्ष नहीं कर सकते। संघर्ष जो आज कोई कर रहा है वो सिर्फ चंद्रशेखर भाई और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का कार्यकर्ता कर रहा है। जहां पर भी दलित के साथ कोई अत्याचार होता है, सबसे पहले भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग वहां पहुंचते हैं, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी वहां पहुंचते हैं। तो संघर्ष, अब ये समाज जान चुका है संघर्ष कौन कर रहा है, कौन एसी में बैठ के राजनीति कर रहा है, और जो संघर्ष करेगा वो जीतेगा, ऐसी बात है। और आने वाला समय है, अभी आप देख लेना, ये अभी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, अभी तो आप सरकार चुनाव गया ही है 24 में, एक सीट नहीं आई है, और फिर भी इनके हवा हवाई वाले भाषण चलते आ रहे हैं, और ये सच्चाई नहीं बोल सकते। अगर सच्चाई बोल देंगे नावेद भाई, तो अभी ये इनको लेटर आ जाएगा तो रिस्पॉन्स बनाई है, क्योंकि मान्यवर साहब ने जो मिशन और जो पार्टी बनाई थी वो आज इन्होंने खत्म कर दी। अपनी पार्टी में सोचिए, इसलिए कहना है संघर्ष जो आज कर रहा है भीम आर्मी में सरकार और आजाद समाज पार्टी कर रही है, हवा हवाई मानते हैं। जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने पार्टी बनाई हो, मान्यवर साहब के हाथों से बनी हुई पार्टी को आप हवा हवाई मानते हैं? बनाने वाले मान्यवर साहब है, उसको मिटाने वाले कौन लोग? ये भी तो विजय कुमार चटर्जी, बहन जी, अगर मिटाने वालों में होती, अभी अगर बात कह रहे थे कि मान्यवर साहब का जो बोया हुआ था वो बहन जी ने काट दिया। विजय कुमार जाटव जी बोल रहा है तो चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं, और समाज घर को आग लग गई, घर के ही चिराग से वाली बात करते हैं। आप ये बताइए, बहन जी के राजनीतिक जीवन से, बहन जी के राजनीतिक जीवन से पिछड़ों को, बहुजनों को, दलितों को लाभ मिला है या नहीं मिला है? आप ये बताइए विजय कुमार जी, क्या बिना बहन जी के राजनीति में सक्रिय हुए बिना क्या बसपा में बताइए विजय कुमार जी, आप ये बताइए कि आप बहन जी के राजनीतिक जीवन से संतुष्ट हैं या नहीं है? आजाद समाज पार्टी की तरफ लोग आ रहे बड़े। आपने बहुजन समाज पार्टी की 4 सरकारें देखी, बहन जी के काम देखे, बहन जी ने शिक्षा पे काम किया है, बहन जी ने गरीबों को आवाज दिए हैं, बहन जी ने महापुरुषों के नाम पे जिले बनाए हैं, बहन जी ने पूरी तरीके से दलित समाज को स्वाभिमान का जीवन दिया है, बहन जी ने दलित समाज को सर उठा के जीना सिखाया है, और बहन जी देश की सबसे बड़ी ताकत के रूप में आज दलितों के लिए मुखर रही हैं। आप बहुजन समाज पार्टी को, आप माननीय साहब काशीराम जी की पार्टी से अधिकारी वर्ग का सीधा शोषण हो रहा है, वो आज जड़ा हुआ है। मायावती आप उनके राजनीतिक जीवन से संतुष्ट हैं या नहीं? तो आपकी राजनीति नहीं चलेगी बिल्कुल भी। आप जब नेता मायावती जी का विरोध करते हैं, आप बहन जी का विरोध करते हैं, उनके राजनीतिक जीवन को गलत मानते हैं क्या? बहन जी ने छोटे छोटे अनेकों जिले बनाए, जिसे पिछड़ों के महापुरुषों के नाम पे बनाया गया, जिसे दलितों के महापुरुषों के नाम पे बनाया गया। आपको बहन जी के द्वारा बनाई हुई गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नहीं दिखती? आपको मान्यवर आवाज, मान्यवर काशीराम साहब के नाम पे गरीबों को आवाज नहीं दिखते? रोकता है, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? देखिए अशोक जी, बड़ी अफसोस की बात यह है कि बहन जी जैसी बात नहीं चल सकती, समाज नहीं जुट सकता, बहन जी जैसी नेता पैदा नहीं होंगी। मेरी तो आपको ये राय है, हजारों साल आजाद समाज पार्टी के बड़ी मुश्किल से होता है चमनजीत का पैदा। अशोक कुमार तमाम दलित, मुस्लिम, आदिवासी तमाम लोग आज बड़ी भाई को जो अपना सम्मान करते हैं, ठीक है, दोनों लोग रुकिए, विजय जी भी रुकिए, नावेद आप भी रुकिए, आप भी रुकिए। अशोक यादव जी,
राजनीति में संघर्ष किसको कहते हैं? चुनाव चौपर आप विशेष विमान से खाते पीते ड्राई फ्रूट्स वगैरह जूस वगैरह लेते हुए चुनाव प्रचार में जाना संघर्ष है? अशोक जी। अमिताभ जी, देखिए, संघर्ष के जो तमाम परिभाषाएं हो सकती हैं और वो समय समय पर बदलती भी रहती हैं। पहले के दौर का जो संघर्ष था थोड़ा सा और था, आज के दौर का संघर्ष कुछ और है। लेकिन जो मूलभूत जो चीज आप जानना चाह रहे हैं वो मूल यही है कि किसी भी पार्टी के लिए अगर उस पार्टी से जुड़े हुए या उस जनता से जुड़े हुए कोई मुद्दा अगर है और वो पार्टी अगर उन मुद्दों को लेकर के फील्ड में नहीं जा रही, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं भेज रही, संघर्ष नहीं कर रही है, तो उसको अब संघर्ष की श्रेणी में लाना मुझे लगता है कि वो नाइंसाफी होगी संघर्ष शब्द का। और जहां तक सवाल अपने बीएसपी का किया है, तो बीएसपी का संघर्ष थोड़ा दूसरे टाइप का, आज के दौर का जो संघर्ष है दूसरे टाइप का भांजी का संघर्ष है। उनका संघर्ष आज खाली यही है कि कैसे हम अपनी जो भी चीजें हैं उसको जांच से बचा लें। ये उनका अलग टाइप का संघर्ष है। वो अपने जांच से बचने का संघर्ष कर रही हैं। तमाम जो एलिगेशंस लगाए गए उनके ऊपर, तमाम जो जांच एजेंसियों का जो डर भारतीय नावेद जी, समाजवादी पार्टी कह रही है कि मायावती अपनी जांचों से बचने के लिए अपने फोल्ड में रहती हैं। जी, ये देखिए अमिताभ जी, ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आम जनमानस में आप किसी भी राजनीतिक व्यक्ति से इस बात को अगर पूछेंगे तो यही जवाब देगा कि बहन जी तो बिल्कुल भाजपा के सामने एकदम सरेंडर के मोड में है। वो भाजपा से लड़ना ही नहीं चाहती और जो दल, जो गठबंधन भाजपा को परास्त करने के लिए उनका सहयोग चाहता है वहां भी सहयोग नहीं करती हैं। तो ये स्थिति जो है आज बसपा के जो भी बड़े नेता थे अमिताभ जी, चाहे वो इंद्रजीत सरोज हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे आर.के. चौधरी हो, तमाम मिठाई लाल जी वर्मा, तमाम रामचल राजभर, जी, ये लोग जो है वो कांसीराम जी के ही विद्यालय से सीख के आए थे राजनीति। और वो अगर कहीं न कहीं उनको अपना लगा कि ये विचारधारा जो मान्यवर कांसीराम जी ने दिया है उस विचारधारा के साथ कंप्रोमाइज हो रहा है, तभी तो उन लोगों ने रास्ता डाइवर्ट किया। और उनको अगर लगा कि सबसे ज्यादा कांसीराम जी की विचारधारा से किस सम्मान करने वाला दल है, तो उनको लगा कि सपा है और उसी के तहत उन्होंने सपा की तरफ अपना जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा आजम खां को क्यों बुला दिया गया? अमिताभ जी, 8 सांसद समाजवादी पार्टी के जीते हुए नेता तो आप देखिए जीतने के बाद ये कहते हैं आजम खां के लिए कहते हैं कि जेल में सुधार गिरे हैं। करना सीखिए। आप समाजवादी पार्टी से पूछिए अखिलेश यादव जी आजम खां के लिए संघर्ष कब करेंगे? अपनी जो कमियां हैं अखिलेश यादव बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। अखिलेश यादव जी आजम खां के लिए संघर्ष कब करेंगे? आप ये बताइए, मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलते हैं तो अखिलेश यादव जी उनके लिए संघर्ष कब करेंगे? आप ये बताइए, सबसे बड़े धमकी भरे बयान मुसलमानों के खिलाफ दिए जाते हैं, उसका रिएक्शन कब देंगे? आपने बिल्डोजर के खिलाफ कितने संघर्ष किए बयानों के अलावा बताइए? अखिलेश यादव जी ने आजम खान जी कितने संघर्ष किए बताइए? देखिए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, कौन सा संघर्ष, कौन सा आंदोलन को न्याय दिलाने के लिए किया गया? अगर वोट लेंगे उत्तर प्रदेश नावेद आपको भी रोकूंगा। अशोक जी एक बार रुके। अनुभव चक क्या कह रहे हैं, आप बोलिए। जी अनुभव चक, आप बोलिए। साहब की विचारधारा और काशीराम के शिष्यों के रूप में जिनका नाम गिना रहे थे, वो काशीराम की विचारधारा को बढ़ाने के लिए दलों में नहीं गए हैं, व्यक्तिगत ही उनको वहां सुरक्षित हो रहे थे। बाबू सिंह कुशवाहा आपको चुनावी मैदान में उतर रहे थे, सदन में नहीं। उनको माध्यम के रूप में समाजवादी पार्टी दिखाई दिया, समाजवादी पार्टी मर्ज कर दी। नहीं, लेकिन अनुभव चक एक मिनट अनुभव चक एक मिनट रुकिए। एक बात पूरी कर लूं। हाँ कर लो, फिर आप बिल्कुल पूछिएगा। जी, राजनीति में सभी लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, उसके लिए गए हैं। उनको ये बाबा साहब के मिशन के सिपाही, काशीराम के मिशन सिपाही कह के कम से कम ना कहा जाए। जी नहीं, ठीक। अनुभव चक, आपकी बात इसलिए पूरी तरह से मैं उसके समर्थन में नहीं खड़ा हो सकता क्योंकि काशीराम के, चूंकि मेरा आंखों देखा है ना सब कुछ, मुझे गूगल में तो देखने की जरूरत नहीं।
मैं तो देखा बाबू सिंह कब आए, नसीमुद्दीन कहां से आए, ओम प्रकाश राजभर को कैसे ढूंढ के लाए, स्वामी मौर्य को कैसे पकड़ के लाए, हमने तो देखा है इन लोगों की ग्रूमिंग। मां कांशीराम के संघर्ष के साथी जितने भी लोग थे, उनके शिष्य कह लीजिए उनको, क्या एक भी बसपा में नहीं रहा? क्यों? अरे भाई 10 चले जाते, 90 रहते, मैं मान लेता। एक भी मायावती को छोड़कर उस दौर का एक भी आदमी नहीं, लोगों ने क्या बसपा को छोड़ दिया, एक भी आदमी नहीं, मायावती को छोड़कर एक भी आदमी नहीं। काशीराम साहब को छोड़ दिया। सतीश मिश्रा भी उस समय प्रमुख नहीं थे जब काशीराम थे ना, एक भी आदमी नहीं। काशीराम के समय का एक व्यक्ति नहीं। अनुभव चक, रुक जाओ भैया, नवेद, छोटी सी टिप्पणी, क्यों जी? कारण अमिताभ जी यही है, काशीराम साहब के समय जो लोग मिशन के साथ चले, मायावती जी ने उनको खुद ही कहीं ना कहीं ये किनारा भी करा। ठीक ठीक। अशोक यादव जी, वही सवाल, मुलायम सिंह के समय के लोग भी सपा में हैं, अखिलेश यादव के समय के भी लोग भी सपा में हैं, ठीक, दुर्गा भी हैं, बलराम यादव भी हैं, बहुत सारे मुलायम सिंह के समय के लोग हैं, सभी सक्रिय हैं। माता प्रसाद पांडे विधानसभा में विपक्ष के नेता मुलायम सिंह के समय के, अखिलेश यादव के समय के तो है नहीं। लेकिन बीएसपी में एक भी आदमी टॉर्च लेके एक्सेप्ट मायावती, आकाश भी नहीं, क्या एक भी आदमी नहीं जो कांशीराम के द्वारा ग्रूम किया गया हो, वो पूरी टीम ही गायब, पूरा लॉट ही गायब, क्यों? वही मैं कह रहा था अमिताभ जी, बात मेरी नहीं हो पाई, लोग हल्ला करने लगे बीच में। मैं वही कहने की कोशिश कर रहा था कि कोई न कोई तो ऐसा कारण रहा होगा, जो सारी लीडरशिप जो मान्यवर कांशीराम जी के दौर की थी, वो सारी लीडरशिप क्यों चली गई छोड़ के? वो सारी लीडरशिप से आप एक ही एलिगेशन नहीं लगा सकते कि सत्ता लोलुपता में फलाने ढमकाने। देखिए, सत्ता पाने का सबको रहता है। कौन ऐसा है जो आपने कहा कि कौन ऐसा दल है या कौन ऐसा व्यक्ति है जो सत्ता से दूर रहना चाहता है? सत्ता सबको हासिल करना है। लेकिन जो मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा थी, वो अगर कैरी फॉरवर्ड रहती बसपा में, तो वो लोग बसपा में रखकर ही सत्ता सुख ले सकते थे। लेकिन उन लोगों को लगा कि जो कांशीराम जी की विचारधारा है, उससे बसपा 180 डिग्री के एंगल पर चली गई। थोड़ा बहुत दाहिने बाएं 20-25 से 30-45 डिग्री का एंगल रहता, तब तो कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करते, बिल्कुल 180 डिग्री। ठीक है अशोक बाबू, यही प्रश्न नावेद, ठीक है, यही प्रश्न नावेद आपसे और यही विजय जी से पूछूंगा। कांशीराम के समय के सिखाए पढ़ाए नेता एक भी बसपा में नहीं है, सिर्फ मायावती हैं उनके शिष्यों में, बाकी सब छोड़ गए। सब एक कारण से छोड़ जाएं, ये संभव नहीं कि सबको सरकार चाहिए ना, और आज जहां वो गए वहां भी सरकार नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है। पहली चीज तो जाने वाले जो लोग होते हैं, जो छोड़कर गए हैं, उनका सीधे सीधे अपना राजनीतिक हित था, उन्हें पद चाहिए थी, उन्हें सत्ता चाहिए थी। बहन जी धर्मार्थ से क्या राजनीति कर रही हैं? उन्हें पद नहीं चाहिए। देखिए, बहन जी मिशन की राजनीति कर रही है, बहन जी बाबा साहब के सपनों की राजनीति कर रही है, बहन जी काशीराम साहब के संघर्ष को आगे बढ़ाने की राजनीति कर रही है। कहां संघर्ष कर रही है? बता नहीं रहे हो, अगर संघर्ष को आगे बढ़ा रही है। बहन जी काशीराम साहब के संघर्ष को आगे संघर्ष कर रहे हैं बाबू? दारुल सफा में संघर्ष हो रहा है, हजरतगंज में हो रहा है, गुरसाईगंज में हो रहा है, कहां? हमें जगह तो बताओ, हम जाकर देखें। सुप्रीम कोर्ट का जो अंतिम फैसला आरक्षण के, सुप्रीम कोर्ट नहीं बाबू, बहन जी की कॉल पर सारे कार्यकर्ता, देखिए आप क्या चाहते हैं? मैं बता तो पूछ रहा हूँ, मायावती जी कहाँ संघर्ष कर रहे हैं, वो जगह बताइए, हम टीवी कैमरा वाला भेजे, संघर्ष को चलाएं टीवी पर। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उस पर बहन जी ने अपनी सक्रियता दिखाई है। ट्वीट किया उस पर, ट्वीट नहीं किया बहन जी ने अपने कार्यकर्ताओं को जिले लेवल पर, कलेक्ट्रेट पर पहुंचने के लिए कहा, आंदोलन करने के लिए कहा ना। बहन जी तो निकली नहीं, अपने कार्यालय पे लखनऊ मीटिंग बुलाकर बहन जी तो निकली नहीं। बहन जी ने अपने कार्यालय पे अपने पूरे प्रदेश भर के कार्यालय पे मतलब ठीक है, नाश्ता वास्ता के साथ मीटिंग होती रही, ये संघर्ष है। अब आपने अच्छी बात बता दी। आप बताइए कौन सी राजनीतिक दल की मीटिंग में नाश्ता नहीं होता? ठीक है, अच्छी बात है। आपने कहा कि बहन जी ने सबको लोगों को कहा भाई संघर्ष करो, आप लोग संघर्ष करो, हम सोने चले, ये ठीक नहीं ना। बिल्कुल, नेता को संघर्ष में आगे रहना चाहिए। विजय जी, वही सवाल मैं पूछ रहा हूं, कांशीराम के दौर का एक भी आदमी DS4 का, बीएसपी के शुरुआती दिनों का, मैंने 50 नाम तो मैं इसे गिना दूं क्या? RK चौधरी से लेके और इंद्रजीत सरोज तक, राम अचल तक, लालजी वर्मा, 50 लोग, क्या एक भी आदमी बसपा में नहीं रहा?
सब तो खराब नहीं हो सकते, और खराब होते तो कांशीराम इनको अपना शिष्य नहीं बनाते। जी सर। अमिताभ जी, मैं 2 मिनट लूंगा, फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सोनेलाल पटेल कांशीराम के खोजे हुए, अनुभव चा गलत तो नहीं कह रहा? सोनेलाल पटेल, ओम प्रकाश राजभर, स्वामी मौर्य। ओम प्रकाश राजभर तो टैक्सी चलाते थे, टेम्पू और टैक्सी। लकड़ी की टाल थी इनकी, बाबू सिंह की। अनुभव चा गलत तो नहीं कह रहा है? चौड़ी मोड़ी का पजामा पहनते थे और हवाई चप्पल। कांशीराम ने ही लाके इनको नेता बनाया था। विजय कुमार। अमिताभ जी देखिए, जैसा मेरे भाई भी बसपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, मानव साहब ने उस अति पिछड़े को नेता बनाया जिसकी कोई बात नहीं करता समाज में, और उनको नेता, विधायक, मंत्री तक बनाया। और उसके बाद जब अभी बड़े भाई बात कर रहे थे कि बसपा की सरकार 4 बार रही, 4 बार सरकार बनाने वाले मान्यवर साहब थे। और जो 2007 में पूर्ण रूप से सरकार आई, वो 2006 में जो मान्यवर साहब हमारे बीच से छोड़ के गए, उनका कार्य क्या हुआ, वो काम आया। और 2007 के बाद 11 तक सरकार रही, उसके बाद सरकार नहीं आ रही है, आज तक तड़पते रहे हैं। और बात अभी जो ये कर रहे हैं, जैसे भी आप बता रहे थे कि बसपा में जो दलित, पिछड़ा, मुस्लिम जो तमाम नेता पैदा हुआ था, जो नए नेता बनाए थे, वो बसपा से सब लोग बाहर हैं, और सबको एक ही विलेम लगा के बाहर निकाला है, टिकट को लेकर, अपने परिवार के टिकट को लेकर के। आज बसपा क्या कर रही है? अपने परिवार को उसको बना के जो है अध्यक्ष बना है इसके परिवार को। अभी मैं एक बात बताऊं अमिताभ जी, अभी एक्सपायर हुए हैं, हरिद्वार में रहते थे, मेहर सिंह जी थे, और मान्यवर साहब के बिल्कुल करीबी थे, और इतने ईमानदार थे, मिशन को खड़ा करने वाले थे। उनकी ईमानदारी को देखते हुए बहन जी ने उनसे दूरियां बनाई, और वो उनको कभी पार्टी में नहीं लिया। वो बेचारे जैसे तैसे अपना जीवन यापन करके वो एक्सपायर हो गए। तो वहां ईमानदार लोगों की जरूरत नहीं है, जो मुझे ऐसा लगा, जो मैं सुनता हूँ लोगों से बताते हैं। मिशन मूवमेंट खत्म कर चुके हैं, वहां दूसरा मिशन चालू हो चुका है, कमीशन। तो कमीशन जब ज्यादा रहेगा तो चीजें आगे बढ़ने वाली नहीं है। और डर के कभी आप राजनीति नहीं कर सकते। आप जितना डरोगे तो आप राजनीति में सक्सेसफुल नहीं होगे। आप जेल जाने ही डरोगे, आप संपत्ति बचाने डरोगे। अरे आप खुल के आइए, समाज आपके साथ होगा। तो नेता जो तमाम गए हैं, आज वो दूसरी जगह जा चुके हैं, बसपा खाली हो चुकी है। तो ये तो समय समय पे अगर आप नीति नहीं बदलोगे तो आपकी ये नीति अनीति बन जाएगी। वही आज हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब जो ऑप्शन है वो आज भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी है, लोग उसको चाह रहे हैं, उसके साथ जुड़ रहे हैं। और मैं तो कहना चाहूंगा आप जुड़िए, सरकार भी आपको आज निकल मिलेगी, बनेगी सरकार। मैं तो भाई से भी कहता हूँ आप भी आइए आजाद समाज पार्टी में, आपका स्वागत है। ठीक है, अगर आपको नावेद आयात का फोन नंबर लीजिए, वहां से न्योता दीजिएगा। ठीक बात है। 1 घंटे बहस चली। बीएसपी के प्रवक्ता, बीएसपी के नेताओं का मैं तर्क समझ सकता हूँ, वो पार्टी के व्यक्ति हैं, लेकिन ये बात सच है कि बसपा की हरियाणा में जो पूंजी थी, आकाश के जाने के बाद वो पूंजी भी सलामत नहीं रही, उसमें भी आधे से ज्यादा की घटत हो गई। कैसे भरोसा करें? मैं मायावती जी की मन की पीड़ा समझ रहा हूँ। करें तो करें क्या? दाएं जाएं कि बाएं जाएं, क्या करें? दूसरी बार प्रयोग किया, बोले नहीं अब बच्चा समझदार हो गया है, चलो फिर लॉन्च कर दें। भारत के लोक जीवन में कहा जाता है कि लड़का अगली पीढ़ी आगे न बढ़ाए, संपत्ति जो है उसको उतने तक तो सीमित सुरक्षित रखे। आकाश वो भी नहीं कर पाए हरियाणा में। 4.25% वोट भी बाप सुरक्षित रखते तो भी माना जाता, चलो घटत नहीं होने दी, वोट को कम नहीं होने दिया, वोट आधे से भी कम हो गया। यह आक्षेप आकाश आनंद के ही गले जाएगा, चाहे कोई भी तर्क दिया जाए। राजनीति में कोई इतना महान नहीं कि उसकी आलोचना ना हो, और नेता का कोई मतलब नहीं ये सब बातें लिखने पढ़ने की है कि वो तो मिशन का काम कर रहे हैं। अरे मिशन का काम कर रहे हैं तो बाबा आमटे हो जाओ यार, फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हो? गजब बात कर रहे हो। हमको पता है ना आप क्या कर रहे हो, हमको मालूम है क्या कर रहे हो। फिर नर्मदा बचाओ अभियान, पर्यावरण बचाओ अभियान में लगे ना मायावती? नहीं ना, सब खेल में उसी में लगे हो कि दो मिलके 16 हो जाए, किसी तरीके से जुगाड़ लग जाए। विजय जी ने एक बात कही, 6 में कांशीराम जी का देहावसान हुआ। 6 में वो उतना
पूर्ण प्रताप संघर्ष पैदा कर गए थे कि साथ में सरकार आ गई। उसके बाद बसपा ने कौन सा झंडा गाड़ा ये तो कहीं बताओ, काशीराम की अनुपस्थिति में? नहीं ना। यानी जब तक टीचर था तब तक बच्चे के नंबर ठीक आ गए, टीचर हटे बच्चा फेल हो रहा है, लगातार फेल होते ही जा रहा है। कोई सोच सकता था कि उत्तर प्रदेश में बसपा का 403 में एक विधायक होगा? अनुभवचक, बसपा के बड़े से बड़े विरोधी भी ये नहीं सोचते थे कभी ना। कोई सोच सकता था? नहीं। कोई सोच सकता था बीएसपी का लोकसभा में कोई व्यक्ति नहीं होगा, विधान परिषद में कोई नहीं होगा, राज्यसभा में कोई नहीं होगा, सारी सभाएं खाली, और बता रहे बहन जी संघर्ष कर रही हैं। तो क्या कर रहे हो भैया? परिणाम तो देना पड़ेगा। मायावती को जो विरासत मिली उसका उपयोग कर लिया मायावती ने। वो चेक भुन गया नावेद भाई, वो चेक भुन गया बाबू। अब वो दोबारा नहीं लगेगा कि उसी पे आकाश आनंद का नाम लिख दो पीछे और फिर भुन लगा दो भुनने की ना। अब काशीराम नहीं है ना जो फसल तैयार करें और मायावती जी काट लें। अब आकाश के लिए फसल कौन तैयार करेगा? जो आकाश काटे। आकाश खुद फसल तैयार कर पाएंगे, इस पर संदेह पैदा हो गया हरियाणा से। दूसरा कोई उनको तैयार करके देगा क्यों? दूसरा कोई कर पाता तो फिर वो खुद ही कर लेता। मसला यहां पर है। और चुनाव के समय निकलने को संघर्ष का नाम मत दीजिए। कहिए हम लोग संघर्ष नहीं करते, ठंडे में रहते हैं। चुनाव के समय विशेष विमान से निकलना गजब करते हो यार, इसको संघर्ष बोलोगे? भाई ऐसा नहीं करो ना। एक अपने व्यक्तिगत अनुभव की बात बता देता हूं ना अनुभव जी। एक बड़े नेता की रैली थी एक छोटे शहर में, क्या उनके ऑफिस से लिस्ट गई 4 दिन पहले, क्या पार्टी के उस जिले के प्रमुख व्यक्ति के पास कि ये इंतजाम करके रखिए। तो उसमें खाने पीने की ऐसी चीजें थी जो वहां मिलती नहीं थी, क्या जिले में। इसको संघर्ष बोलोगे आप लोग? हैं? आप कटहरी में भी अंजीर का जूस मंगवा लेते हो जहाज से, मैं बताऊं? अनुभव गलत बोल रहा हूं? नहीं ना। आप पानी भी विशेष पीते हो, पानी भी विशेष पीते हो। गलत तो नहीं कह रहा क्या? और जिसको एक बार चस्का लग गया वो पहले भले ही चापाकल का पानी ऐसे करके पी लेता हो, लेकिन एक बार जहाज में चलने लगा प्राइवेट प्लेन में, उसके बाद नहीं, फिर वही वाली बोतल चाहिए। क्या जो 200 की आए चाहे 250 की आए, बोतल वही चाहिए। क्यों? बोले संघर्ष नहीं कर रहे हम, कितना जहाज से चल रहे हैं। ऐसे संघर्ष को प्रणाम। ऐसा संघर्ष जैसा नेता लोग कर रहे हैं भारत का हर आदमी करना चाहता है। कृपया उसे भी अवसर दें। जहाज में घूमने का, अंजीर का जूस पीने का, 250 रुपए की पानी की बोतल पी के फेंक देने का नहीं। मैं सारे नेताओं से विनम्र निवेदन करूंगा, आप लोग अपने हिस्से का थोड़ा संघर्ष ननकू को, रज्जाक को भी दे दो। क्या उसके भी कपड़े लत्ते सुधर जाएं, उसका भी जीवन सुधर जाए? नहीं, उसका भी मकान गुलाबी पत्थरों से बन जाए, दिव्य और भव्य? नहीं, उसका गेट भी 12 फुट का हो जाए? नहीं, वो जनता फ्लैट में क्यों रहे? आज मैं आह्वान करता हूं जनता का, पता करो ऐसा संघर्ष कौन सा है जिससे इतना वैभव आ जाता है। मैं तो जानता हूं कि जो सड़क पर मूंगफली बेच रहा है या जूते गांठ रहा है, उसका संघर्ष सबसे बड़ा है। खेत में किसान का संघर्ष सबसे बड़ा है। उसको 2 जून की रोटी जुटाना मुश्किल, और नेता लोग कह रहे हैं कि हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। गजब बात है। आप सर्विस फ्लाइट से भी नहीं चलते, आप तो जहाज ही अपना ले लिए जैसे लोग स्कूटर रखते हैं। नहीं, बोले यार 4 से जहाज ही ले लो, छोड़ो कहां जाएंगे। जो पहली बार सांसद बनता है ना नावेद बाबू, वो भी व्यक्तिगत जहाज में उड़ने लगता है।
गलत तो नहीं कह रहा अनुभव चक है? और फोटो डाल देता है उस पर कि फीलिंग हैप्पी। क्या अगर इसको संघर्ष कहेंगे तो संघर्ष का अपमान हो जाएगा, संघर्ष का। धन्यवाद।